हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिदमिक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रियल एस्टेट यानी कि लैंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूर सोचा होगा, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आपको 30 to 40 लाख रुपीस मिनिमम लग जाते हैं। और अगर हम स्मार्ट सिटी या मेट्रो सिटी की बात करें, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, तो वहाँ पे आपको ये अमाउंट करोड़ में पहुँच जाती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताऊंगा। वहाँ पे आप मिनिमम 2 लाख लगा के भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और वहाँ से रेंटल इनकम भी आप अर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब दोस्तों देखते हैं कि ये रीट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है दोस्तों, रीट सिमिलरली म्यूचुअल फंड जैसे ही काम करता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है या फिर इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करती है। वहाँ से जो भी रिटर्न आते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर को वो शेयर कर देती है। ठीक है, और उसके बदले में कुछ फीस चार्ज करती है। दोस्तों सिमिलरली जो ये रीट है वो रिटेल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, अब उन लोग के पास ये पूल ऑफ मनी आ जाता है या फिर एक फ़ंड बन जाता है। अब ये फ़ंड में से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि ऑफिसेस, होटल्स, मॉल्स, IT पार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब वहाँ से जो इनकम आती है वो इनकम को एज ए डिविडेंड ये शेयर होल्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में कुछ मैनेजमेंट फ़ीस भी चार्ज करते हैं ये लोग। ठीक है, अब दोस्तों ये यहाँ से जो इनकम आएगी वो बेसिकली 3 तरह की इनकम है। ठीक है, फर्स्ट है रेंटल इनकम, जो सबसे बड़ी इनकम होती है। ठीक है, जो रेंट से पैसा आता है वो। दूसरी तरह की इनकम है वो है सेलिंग द प्रॉपर्टी से जो आती है वो, मतलब जब भी ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे उससे जो इनकम आती है वो। ठीक है, और तीसरा है EMI इनकम। दोस्तों ये रीट है वो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को लोन भी देते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो जब भी लोन देते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम या फिर EMI इनकम भी आती है। तो ये EMI इनकम एज ए डिविडेंड भी शेयर करनी पड़ती है रिटेल इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे एक डिविडेंड इनकम हो गई। दूसरी तरह की इनकम है कैपिटल गेन। ठीक है, जैसे स्टॉक में हमें डिविडेंड मिलता है और स्टॉक की प्राइस बढ़ने से कैपिटल गेन मिलता है, वैसे ही ये रीट फर्म की वैल्यू बढ़ने से हमें कैपिटल गेन भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रीट, मतलब कितनी तरह के रीट है। पहला रीट है इक्विटी रीट, दूसरा है मॉर्गेज रीट और तीसरा है हाइब्रिड रीट। मॉर्गेज मतलब सिंपली होम लोन। दोस्तों इक्विटी रीट में हमने जो पहली 2 तरह की इनकम की बात की वो आ जाती है, मतलब कि रेंटल इनकम और दूसरी है सेलिंग प्रॉपर्टीज़ इनकम। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे आने वाली इनकम। मॉर्गेज रेट में क्या है दोस्तों, EMI इंटरेस्ट इनकम आ जाती है, मतलब जब भी ये बिल्डर या फिर डेवलपर को पैसे देंगे एज ए लोन देंगे तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उसकी इनकम होती है इसमें। और तीसरी है हाइब्रिड रेट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। ठीक है दोस्तों, इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर ये हो गया रीट। ठीक है, पहला रूल है कि एटलीस्ट 80% एसेट है रीट्स के वो होने चाहिए रेंटल इनकम वाले। मतलब मान लीजिए कोई भी रीट है, कोई भी ट्रस्ट है, उसका 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट 80 करोड़ की प्रॉपर्टी रेंट पे होनी चाहिए। बाकी के जो 20% बचे उसमें से 10% वो लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें मैक्सिमम 10%। बाकी के जो 10% है वो लोग मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये मॉर्गेज बैक क्या सिक्योरिटीज़ क्या है हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरा है वो रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, वो गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं पीपल को, पब्लिक को, तो उसमें भी ये रीट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के बारे में। जॉन एक लड़का है, वो होम खरीदना चाहता है। ठीक है, तो वो कोई बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए और बैंक उसको पैसा देती है और जॉन उससे होम खरीद लेता है। उसके बाद वो EMI पे करता है बैंक को। ठीक है, अब बैंक के पास जॉन जैसे बहुत सारे लोग आते हैं
मॉर्गेज या फिर होम लोन लेने के लिए, ठीक है। जॉन के और भी बहुत सारे दोस्त हैं जैसे कि अंकित, अमित, कृष्णपाल, प्रेमल, तो ये सब लोग भी लोन लेने आते हैं बैंक के पास से, तो बैंक उसको भी लोन देती है। तो बैंक के पास यहाँ पे बहुत सारे मॉर्गेजेस का पूल बन जाता है, ठीक है। तो बैंक सारे मॉर्गेजेस का एक बंडल बना देती है या फिर पूल बना देती है। ये पूल खरीद लेते हैं लार्जर बैंक ये स्मॉल बैंक के पास से, और जो ये लार्जर बैंक है वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी सेल करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टर के पास से पैसा आता है लार्ज बैंक के पास, वहाँ से जाता है स्मॉलर बैंक के पास, और वहाँ से जाता है फाइनली ये जॉन और उसके दोस्तों के पास। अब जॉन और उसके दोस्त इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करते हैं स्मॉल बैंक को, बैंक अपना मार्जिन निकाल के वो पैसा देती है लार्ज बैंक को, और लार्ज बैंक अपना मार्जिन निकाल के फाइनली पैसा देती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। तो ऐसे ही काम करता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़। दोस्तों यहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन होता है, मतलब कि जब भी ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको मिनिमम 3 ईयर के लिए होल्ड करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो सेल कर सकते हैं। एटलीस्ट 50 करोड़ के एसेट या फिर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ट्रस्ट के पास, तभी उसको रेट का लाइसेंस मिलेगा। दे कांट इन्वेस्ट इन एनी वैकेंट लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड अनलेस कि वो कोई प्रोजेक्ट में अंडर में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल के पास, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 90% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जो भी इनकम आती है ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर रीट के पास, उसमें से 90% इनकम कंपलसरी शेयर होल्डर को शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, एट एवरी 6 मंथ, ठीक है, हर 6 महीने में वो इनकम बांट देनी पड़ेगी। दोस्तों अब देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है ये रीट के बारे में। तो यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होती है। दोस्तों हमें पता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई एक घर खरीदते हैं, तो उसको बेचने के लिए हमें बहुत सारा हेडेक लेना पड़ता है, हमें सेलर को ढूंढना पड़ता है, उसके साथ प्राइस नेगोशिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी का इशू हो जाता है, कई बार हमें सेलर मिलता भी नहीं है, कभी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है तो कम दाम में भी हमें वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत निकल जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें हाई लिक्विडिटी मिल जाती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप ईजिली सेल भी कर सकते हो अपना स्टेक। लो अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, सिर्फ 2 लाख से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेबल रिटर्न आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 6 to 8% एज ए डिविडेंड इनकम भी मिल जाती है। दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि 80% एसेट है जो ये रीट के, वो तो रेंटल इनकम जनरेटिंग एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टेबल रिटर्न मिलता है, स्टॉक मार्केट की तरह ये वॉलेटाइल नहीं रहता है, ठीक है, इतना वॉलेटाइल नहीं रहता है। एट द सेम टाइम ये डाइवर्सिफाइड भी है। मान लीजिए दोस्तों आपने कहीं पे भी लैंड खरीदी है तो वहाँ पे लोकल इश्यू भी बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि वो लैंड के रिलेटेड रिस्क भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपके 2 लाख भी इन्वेस्ट किए हैं तो वो डाइवर्सिफाइड है क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी है ये रेट, क्योंकि यहाँ पे रेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करती है, जैसे कि कहाँ पे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, वहाँ से रेंटल इनकम कितनी आ रही है, कौन सी सिटी में वो बिल्डिंग्स खरीदी हैं, कौन सी ऑफिसेस खरीदी हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। ये प्रोफेशनली मैनेज है और रेगुलेटेड बाय सेबी है, लाइक म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पे आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, वहाँ लोकल इशू क्या चल रहा है, कौन से बिल्डर को साथ आपको मीटिंग करनी है। तो ये कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है, आपको सिर्फ पैसा देना है और रिटर्न कमाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है, और ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड भी है। दोस्तों हम नेगेटिव्स भी है रीट के साथ, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिमिटेड ग्रोथ है। क्यों लिमिटेड ग्रोथ है? पहले ही हमने देखा कि 90% इनकम है वो तो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है शेयर होल्डर को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10% इनकम जो है वही वो लोग री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 10% ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट जो मिलेंगी कैपिटल गेन में वो बहुत कम होगी। आपको स्टेडी रिटर्न मिल जाएंगे एज ए डिविडेंड, बट लेकिन जो कैपिटल एप्रिशिएशन हो सकता है वो इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाई ग्रोथ कंपनी का जैसा, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट फ़ीस है वो यूजुअली हाई रहती है
क्योंकि मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली उनको मैनेज करना पड़ता है, सारी प्रॉपर्टीज़, मीटिंग्स करनी पड़ती है, बहुत सारा एनालिसिस चाहिए रियल एस्टेट में, ठीक है। वो ऐसे ही सिर्फ कंप्यूटर पे से वो एनालिसिस नहीं कर सकते जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ मैनेजमेंट की फ़ीस भी हाई होती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। दोस्तों करंटली जो कोरोना वायरस का क्राइसिस चल रहा है उससे ये नया वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है, स्पेशली आईटी सेक्टर में, ठीक है। और आईटी सेक्टर में हमें रिसेंटली हमने देखा Q1 के रिज़ल्ट, तो वो भी बहुत अच्छे आए थे इन्फोसिस के, ठीक है। आईटी सेक्टर के लिए एक्चुअली ये वर्क फ्रॉम होम थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में रियल एस्टेट की डिमांड स्पेशली फ्रॉम आईटी सेगमेंट कम हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा रियल एस्टेट में जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तब, ठीक है। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कि आप रीट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं इंडिया में। दोस्तों इंडिया में जो बहुत बड़े रीट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है। तो पहला आता है ब्लैकस्टोन। ये बेसिकली एक यूएस बेस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म है, AIF जिसको बोलते हैं, जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म इन द वर्ल्ड जो है ब्लैकस्टोन, और इंडिया में भी सबसे बड़ा रीट है। दूसरा है ब्रुकफील्ड, तीसरा है के रहेजा ग्रुप और चौथा है एम्बेसी। दोस्तों एम्बेसी एंड ब्लैकस्टोन का अभी जॉइंट वेंचर हो चुका है और एक्चुअली ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड रीट है जिसका IPO आया था मार्च 2019 में और उसने बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, ठीक है। दूसरा IPO लिस्ट होने जा रहा है 27 to 29 जुलाई जो है माइंड स्पेस रीट, तो वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया में ये 2 लिस्टेड कंपनी है, तो वहाँ पे आप मिनिमम लेस देन 2 लाख से भी इन्वेस्ट करके आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी कंपनी लिस्टेड मिल जाती है तो आप सिंपली डीमैट अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इन चारों ग्रुप की कंपनी में आपको इंडिविजुअल कंपनी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और मिनिमम 2 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जब IPO आता है लिस्टेड कंपनी में तो आप मिनिमम शेयर भी उसके खरीद सकते हो, मतलब कि 2 लाख से कम रुपीज़ में भी आप वो खरीद सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं कि रियल एस्टेट सेगमेंट का इंडिया में स्कोप क्या है, स्पेशली इंडिया में। पहली बात है दोस्तों, रियल एस्टेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अभी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। इन 2019 में देखेंगे तो 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में थी, ठीक है। दोस्तों बॉयकॉट चाइना का अभी नेगेटिव सेंटिमेंट भी चल रहा है कोरोना वायरस के क्राइसिस के कारण। तो बहुत सारे कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंडिया में आ रहे हैं। तो जब इंडिया में वो कंपनी आएगी तब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड भी बढ़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। ये रीट ट्रस्ट को भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिल रहा है। चौथा है कि शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन GDP इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 2008 to 2017 में जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है उसका चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट। तो आप देखिए 2008 में वो 6.4% था और वो 2017 में 9% हो गया है। वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। GDP तो इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर भी इंक्रीज़ कर रहा है GDP में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल एस्टेट में, ठीक है। दोस्तों दूसरा एक रिसर्च रिपोर्ट है स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म को रिगार्डिंग, तो आप पढ़ सकते हो ये आर्टिकल, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। आप देखिए यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर इन इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो $1 ट्रिलियन बाई 2030। अब देखिए $1 ट्रिलियन भी बन सकता है। अभी इंडिया की GDP चल रही है $3 ट्रिलियन। अब US की GDP देखिए वो $21 ट्रिलियन है, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है US का GDP इंडिया से। तो आप देखिए इंडिया में अभी कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाकी है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।
दोस्तों हमारा फेसबुक में स्टॉक मार्केट इंडिया का ग्रुप है, वहाँ पे हम इंटरेस्टिंग अपडेट डालते रहते हैं, क्वार्टरली अपडेट डालते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम इंटरेस्टिंग अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।